वेलकम टू अंकुर तुम स्टोरी यूट्यूब चैनल। मेरे पति ऑफिस जाने से पहले मेरे करीब होकर कान में बोले कि छत पर कदम मत रखना और मेरी माँ से दूर ही रहना। मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे। हर दिन मेरे पति ऑफिस जाने से पहले यह बात मुझे याद दिलाकर जाते थे और मेरे दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे, मगर मैं ये सोचकर चुप रह जाती थी कि अभी नई नई शादी है ना, यह ना हो कि मेरे पति को मेरा सवाल जवाब करना अच्छा ना लगे। मेरे पति ऑफिस चले जाते थे और मेरी ननद प्रीति स्कूल चली जाती थी, तो भी मैं अपने कमरे से बाहर चली जाती थी। लेकिन मेरी सास बार बार बहाने बनाकर मेरे पास आना चाहती थी, मगर मैं अपने पति की डर की वजह से उनसे दूर दूर ही रहती थी। 2 बजे के करीब मेरी ननद प्रीति स्कूल से वापस आ जाती थी और यूनिफॉर्म चेंज बिना किए ही छत पर चली जाती थी। प्रीति छत पर पूरा पूरा घंटा बिताकर आती थी। जैसे ही वह नीचे उतरती, मेरी सास उसको बातें सुनाना शुरू कर देती थी और देखते ही देखते हमारा घर जैसे पानीपत के युद्ध का मैदान बन जाता था। पहले मुझे लगता था कि मेरी सास प्रीति के साथ इसलिए झगड़ती हैं क्योंकि वह स्कूल से वापस आने के बाद बस्ता भी खोल कर नहीं देखती है, मगर अब मुझे लगता है कि घर में आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सास प्रीति को छत पर जाने से इसलिए रोकती थी, मगर उनकी बात को तवज्जो ही नहीं देती थी। फिर शाम को जब मेरे पति आते तो सीधे प्रीति के कमरे में चले जाते थे। ना जाने दोनों बहन भाई घंटे भर क्या मीटिंग करते रहते थे। प्रीति के कमरे से निकलकर वह सीधे छत पर चले जाते थे और वहाँ काफ़ी देर तक बैठे रहते थे। कमरे में बैठी मैं यह सब देखती रहती थी। शाम गए जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं मुंह बटोर कर बैठी हुई थी। वह मुझसे देखकर हंस पड़े और बोले, आज तो सूरज सवा हाथ पर है, ऊपर वाला रहम करे कि उनके हंसने से मुझे हिम्मत मिल गई थी, इसलिए मैं शिकवा किए बिना न रह सकी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे घर वालों से घुलने मिलने क्यों नहीं देते और ना ही खुद मुझे वक्त देते। हर समय छत पर बैठे रहते हैं, न जाने का खजाना छुपा कर रखा है। वह अनिल एकदम सीरियस हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा देखकर मैं डर गई। वह बिना कुछ कहे घर से बाहर चले गए। रात के खाने के लिए भी वापस नहीं आए थे। प्रीति की जान पर बनी हुई थी। उसने अलग से अनिल भाई कहाँ गए हैं की रट लगाई हुई थी। रात के 10 बज गए थे, मगर अनिल का कोई अता पता नहीं था। मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी। न जाने किस बात पर वह मुझसे इस कदर नाराज हो गए हैं। और प्रीति जैसे ही मेरे कमरे में गई, सास झट से उठकर मेरे पास आई और बोली, अभी तुम्हारी शादी को जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए और तुम्हारा पति गायब होने लगा है। उस पर कड़ी निगाह रखो। सास की बात सुनकर मेरे दिल में ढेरों सवाल आना शुरू हो गए। तभी अनिल दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हो गए। उन्होंने मुझे अपनी और माँ के करीब खड़े देख लिया। अनिल कुछ भी बोले बिना मुझे कलाई पकड़ के कमरे में ले गए। अनिल की गुस्से गुस्से से बोले, माँ तुम्हें क्या कह रही थी? मेरा तो दिल पहले ही से कांप रहा था। उनकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर मेरी आंखें भीग गई और रोने लगी। मैं बोली, माँ जी कह रही थी कि अनिल का ख्याल रखा करो। मैंने जानबूझकर बात पलट कर बताई थी, क्योंकि उनकी तो अपनी माँ से पहले ही नहीं बनती थी। ना जाने इसकी वजह क्या थी। अनिल को मेरा जवाब सुनकर कुछ तसल्ली हुई। फिर अनिल बहुत ही ऐसा से बोले, देखो बात यह है कि मैंने छत पर अलग अलग तरह के नस्ल के तोते पाले हुए हैं। इस मौसम में तोतियाँ अंडों पर बैठकर अपने बच्चों को निकालती हैं। इस तरह उनकी नस्लें बढ़ जाती हैं, लेकिन तोते किसी अजनबी आदमी को अपने पिंजरे के पास देख लेते हैं तो उन्हें खतरा महसूस होता है। फिर वह अंडों से बच्चे नहीं निकालते, वह अपने अंडे खुद ही तोड़ देते हैं। तुम अभी उनके लिए अजनबी हो, इसलिए मना करता हूँ। अनिल की बात सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया था। मैं बोली, परिंदे तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं आपके साथ तोतों का ख्याल रखूंगी। प्रीति तो भी रखती है ख्याल। अनिल हंसकर बोले, मेरे तोते प्रीति को जानते हैं। मैंने उसकी ड्यूटी लगा रखी है कि वह तोतों की रिपोर्ट दिया करे। किस किस जोड़े ने कितने अंडे दिए हैं और किसने अभी बच्चे निकाले। मैं सारी बात समझ गई। फिर मैं बोली, मुझे माँ जी के पास बैठने से क्यों मना करते हो? वह बोले, क्योंकि माँ तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। उनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है। क्या तुम नहीं देखती कि वह हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती हैं?
मैंने हाँ में से हिला दिया। अनिल के जवाब से मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मैं अपने आप को हल्की फुल्की महसूस कर रही थी। अगले दिन फिर अनिल मेरे कान में बोले, छत पर मत जाना और माँ से दूर रहना। लेकिन मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं अनिल से छुपकर माँ जी का ख्याल रखूंगी। बीमारी में क्या माँ बाप औलाद को छोड़ देते? अनिल और प्रीति तो अपनी माँ से गैरों जैसा सलूक करते हैं, मगर मैं तो ऐसा नहीं कर सकती थी ना। इसलिए मैं दोनों को जाने के बाद अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, माँ जी मैं आपके सिर में तेल लगा दूँ, मालिश कर दूँ? उन्होंने जल्दी जल्दी सिर हिलाया कि हाँ, कहीं बाद में मैं मुकर न जाऊँ। उनके सिर में तेल लगाते हुए इधर उधर की बातें कर रही थी, जबकि मेरी सास बार बार मुझे जिद कर रही थी कि तुम छत पर जाकर वहाँ की सफाई कर दो। मैं बोली, माँ जी अनिल ने मुझे छत पर जाने से मना किया है। वह बोली, हले ना तुम अनिल को बताओगी ना ही मैं बताऊंगी, फिर डर किस बात का? मैंने सोचा अगर मैंने अपनी सास को मना कर दिया तो वह नाराज हो जाएगी कि पहली बार किसी काम को कहा और बहू ने मुंह पर ही मना कर दिया। वैसे भी मुझे तोते देखने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी बदकिस्मती तो यह थी कि जैसे ही मैं झाड़ू लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, प्रीति अचानक गेट खोलकर घर में दाखिल हो चुकी थी और वह भागते भागते मेरे पीछे आई और उसने मुझे कलाई पकड़ के नीचे की तरफ खींच लिया और बोली, आपको भाई ने छत पे जाने से मना किया था ना, मगर आपने उनकी बात नहीं मानी। मैं अभी भाई को फ़ोन करके बताती हूँ। मैं डर के मारे कांपने लगी। फिर मैंने प्रीति के आगे हाथ जोड़ दिए कि तुम अनिल को कुछ मत बताना, मगर उसने मेरी एक न सुनी और फ़ोन मिलाकर अनिल से बोली, मैंने भाभी को छत पर जाते हुए जागे हाथों पकड़ लिया है तो अच्छा हुआ कि आज हाफ डे था और स्कूल की आधी छुट्टी हो गई, वरना सोचो क्या हो जाता। मैं अपनी अकल पर मातम करने लगी थी कि मैंने यह बात नज़रअंदाज क्यों कर दी थी कि आज तो आधी छुट्टी थी। प्रीति ने मुझे फ़ोन पकड़ा दिया और बोली, भाई आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने फ़ोन कान पर लगाकर हेलो किया तो अनिल की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। वह बोले, आज मैं इसको तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक और बार तुमने यह हरकत दोबारा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कुछ भी सोचे समझे ना तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मुझे अनिल से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मैंने कमरे में जाकर रोने लगी थी। शाम हुई तो अनिल ऑफिस से लौट कर आए और वह रोज की तरह प्रीति के कमरे में चले गए और फिर छत पर चले गए। मैं कमरे में बैठी डर की वजह से कांप रही थी। अब न जाने वह मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन जब वह मेरे कमरे में आए तो बहुत प्यार से बोले, क्या बात है, अंधेरा करके क्यों बैठी हो? अनिल की बात सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। मैं जल्दी से उठी और अनिल से बोली, मैं छत पर नहीं जाना चाहती थी, माँ जी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा था। अनिल ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया और वह बोले, इसलिए मैं तुम्हें माँ के पास बैठने से मना करता हूँ क्योंकि वह हम दोनों को बसने ही नहीं देना चाहती। हैरत में डूब गई थी। आखिर वह कैसी माँ थी जो अपने बेटे का घर उजाड़ना चाहती थी? रात को मैं सोई हुई थी कि अचानक मेरी आँख खुल गई, लेकिन मुझे दोबारा नींद नहीं आ रही थी। करवट पे करवट बदल रही थी। प्यास की वजह से गले में कांटे चुभने लगे थे, इसलिए उठकर मैं बाहर सैन में निकल आई थी। मगर मुझे हैरत तो तब हुई जब मैंने प्रीति और अपनी सास को सर जोड़कर बैठे देखा। ना जाने दोनों आपस में क्या खुसर खुसर कर रही थी। मैं दबे कदमों से अपने कमरे में वापस लौट आई। यह बात तो जाहिर थी कि मेरी सास और प्रीति अंदर एक दूसरे से मिली हुई थी। वह अनिल की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपस में लड़ रही थी, फिर रात को ना जाने क्या क्या प्लान बनाती थीं। अब मुझे समझ आ गया था कि आज की रात का वाकया भी एक सोची समझी चाल थी। माँ जी ने मुझे उसी वक्त छत पर भेजा जब प्रीति की वापसी का वक्त हो गया था, लेकिन मेरे दिल में एक ख्याल उठ रहा था कि अनिल ऐसा क्यों करते हैं? तोते तो अक्सर घरों में पाए जाते हैं, मगर इस तरह कदर एहतियात उसने पहले देखने को नहीं मिली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इन तीनों को बेनकाब करके रहूंगी। अगले ही दिन ऑफिस जाने से पहले अनिल ने मुझे फिर वही बातें कही जो हमेशा कहते थे। अनिल और प्रीति के जाने के बाद मैं भी अपने कमरे में चली गई थी। मेरी सास मुझे बार बार आवाज़ देती जा रही थी। वह कभी कहती थी, आकर मेरी टांगें दबा दो, तो कभी कहती थी,
सर में तेल डाल दो। दिल तो चाहता था कि उनकी बात मान लूं, मगर दिल और दिमाग बार बार मना ही कर रहे थे। इसलिए मैं दिल और दिमाग की जंग में फंसी रही, मगर कमरे से बाहर ना निकली। दोपहर 2 बजे करीब प्रीति घर आई और वह सीधा कमरे ही में ही आई थी। वह बोली, भाभी, मैंने महसूस किया कि कल के झगड़े के बाद आप मुझसे नाराज सी हो। मैं मुंह बसोड़कर बोली, क्या नाराज नहीं होना चाहिए था? प्रीति मेरे पास आकर बेड पर बैठ गई और बोली, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी नाराज हो जाती, मगर आप खुद मेरी जगह पर रख कर देखोगी तो आपको नाराजगी खत्म हो जाएगी। मैं बिन माँ बाप की बच्ची हूँ। माँ का भी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अब अनिल भाई ही जो कुछ है मेरे लिए, माँ बाप दोनों बन गए हैं। अब उन्होंने मुझे एक काम सौंपा है और वह उनके तोतों की देखभाल करना है। क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती? फिर मुझे यह डर था कि अगर अनिल भाई नाराज हो गए तो कहीं कहीं की नहीं रहूँगी। अब आप अपना गुस्सा थूक दें और मेरे साथ दोस्ती कर लें। देखो, मैं आपके लिए स्कूल से क्या लेकर आई हूँ। शकरकंदी, खट्टी मीठी चाट। इतना कहकर कोई राज जानना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी। आधा घंटा मैं इसी तरह से पड़ी रही। फिर जब बाहर निकली तो प्रीति से सबसे पहले मैंने पूछा कि अनिल कहाँ है। उसने आंखों में हैरत भरकर मुझे देखा और घबराकर बोली, भाभी, इस समय अनिल भाई कहाँ होते हैं? अपने ऑफिस ना। आज ही वह वहीं होंगे। प्रीति मुझसे न जाने क्यों झूठ बोल रही थी। फिर मैंने सोचा कि अनिल अभी 6 बजे के बाद ही घर लौटे थे। मैं देखकर बोली, अनिल, आप कहाँ रह गए थे? उन्होंने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो। वह बोले, मैं तो ऑफिस से इसी वक्त लगता हूँ। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैंने नहीं में सर हिलाकर कहा कि तुम कुछ नहीं। मैं चाहती थी कि सबके सामने छत पर जाकर राज का पता कर लूं, मगर फिर अनिल का प्यार और उनके गुस्से का डर मुझे यह सब करने से रोक रहा था। अब यूं ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन मेरा शक बढ़ता ही जा रहा था। यूं ही मैं एक दिन सहन में बैठी बाल संभाल रही थी कि मुझे चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपनी सास की तरफ देखा और उन्होंने मेरी तरफ देखकर फिर चीखों की आवाज़ बढ़ती ही चली जा रही थी। यह आवाज़ छत से आ रही थी कि मेरी सांस के घुटनों में दर्द रहता था। वह सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, लेकिन यह आवाज़ सुनकर वह अपना दुख दर्द सब भूल बैठी थी और छत पर चढ़ने की कोशिश करने लगी थी। अभी उन्होंने 2 ही सीढ़ियाँ चढ़ी थी कि उनके घुटनों ने जवाब दे दिया। अब यह परेशान होकर खड़ी देख रही थी और सोच रही थी कि क्या करूं। तभी मेरी सास ने अचानक मेरे पाँव पकड़ लिए और रोते हुए बोली, जाओ, छत पर चली जाओ, उसे बचा लो। कम से कम आधे घंटे बाद मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर बोली, बेटा हुआ है। फिर मैं उस बच्चे को लेकर नीचे आ गई। इतनी देर में प्रीति भी स्कूल से लौट आई। वह बच्चे को देखकर हैरान रह गई। मैंने कहा, देखो, तुम्हारे भाई की तोती ने अंडे से बच्चा निकाल दिया है। प्रीति का चेहरा लाल पड़ गया। वह जल्दी से कमरे की तरफ भागी और अनिल को फ़ोन करके उन्हें आने को कहने लगी। जब वह घर लौटे तो बड़े बौखलाए हुए थे। मैं उन्हें बच्चा दिखाकर बोली, किस पर गया है? वह मुझे नज़रअंदाज कर ऊपर चले गए। फिर प्रीति और अनिल दोनों उस लड़की को लेकर नीचे ले आए। मैं खुद को उस घर में अजनबी सा महसूस कर रही थी। कोई मुझे राज में शामिल ही नहीं करना चाहता था। मुझे लगा कि शायद यह लड़की अनिल की पत्नी है, इसलिए तो अनिल उसे छुपा कर रखते थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं कमरे में आकर अपना सामान पैक कर रही थी जब अनिल कमरे में आए और मुझे देखते देखते रहे। फिर बोले, यह क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा, मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। अनिल बोले, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुम यह मुझे छोड़कर जा रही हूँ? मैंने कहा, ऊपर वाले ने आपको चांद सा बेटा दे दिया है, आपको और क्या चाहिए? मेरी तो आपको पहले भी परवाह नहीं थी। ऑफिस से आकर आप प्रीति के पास बैठ जाते थे।
मैं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ हूँ ही नहीं। अनिल ने मेरे सामने कपड़ों का बैग उठा लिया और मेरा हाथ थामकर मुझे अपने पास बैठा लिया। फिर बोले, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम जानती हो कि ये लड़की जो छत पर रहती यह मेरी सगी बहन है। यह जब 16 साल की हुई थी, न जाने किस दरिंदे की बातों में आ गई। उस लड़के ने छुपकर इससे शादी कर ली और यह प्रेग्नेंट हो गई। माँ ने यह बात मुझसे छुपा ली थी, लेकिन मुझे उसके बड़ जरूर है। मैंने उससे पूछा तो वह छोटी थी, डर गई और सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई। सच सुनकर मैं तो कांप कर रह गया। जब मैंने उससे और बातें पूछने की कोशिश करी तो वह रोने लगी। उसने अपने पति का नाम नहीं बताया। फिर मोहल्ले वाले को हम क्या बताते कि यह किसका बच्चा है। मेरी मासूम बहन बदनाम होकर रह जाती और हम भी किसी खाने लायक ना रहते। इसलिए मैंने उसको कह दिया कि वह छत पर ही रहे। वह इस बात पर तैयार हो गई, लेकिन माँ को लगता था कि मैंने और प्रीति ने उसको उसके जन्म की सज़ा देने के लिए उसको छत पर कैद किया हुआ है। माँ की घुटनों की वजह से वह छत पर नहीं जा सकती थी, इसलिए वह हर समय मुझसे और प्रीति से झगड़ती रहती थी कि मेरी बेटी को नीचे ले आओ। जहाँ तक तुम्हारी बात है तो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम अभी हमारे घर में नई आई थी। तुम मेरी बहन के बारे में कोई गलत राय भी सोच सकती थी। तुम मुझे छोड़कर न चली जाओ। अब हर चीज़ सामने आ गई है तो मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं अनिल की बातें सुनकर अपनी नंद के लिए परेशान हो उठी। मैंने झट से हाँ में सिर हिला दिया। तो अनिल बोले, मेरी बहन के साथ दोस्ती का रिश्ता बना लो। तुम ही वह इंसान हो जिसे वह अपना राज बता सकती, क्योंकि उसने ना प्रीति को कुछ बताया और ना माँ ने। मैंने अनिल से वादा किया था कि मैं उससे पूछ कर ही रहूँगी। अब हर समय अपनी नंद के साथ रहती थी। मैं उसके बच्चे का भी बहुत ख्याल रखती थी। मैंने एक दिन उससे कहा कि यह बच्चा कितना बदनसीब है ना, इसे तो बाप का भी प्यार नहीं मिल सका। वह यह बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर वह बोली, भाभी, इस बच्चे का बाप रमेश है, मेरा बचपन का मंगेतर। न जाने हमें क्या सूझी कि हमने जोश में घर वालों से छुपकर शादी कर ली। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो वह डर कर भाग गया और पीछे हट गया, क्योंकि वह तो खुद अभी कॉलेज का स्टूडेंट था। वह घर वालों को यह सब बताना नहीं चाहता था। नंद की मुँह से उसके पति का नाम सुनकर मेरे सर में तो जैसे बोझ ही उतर गया हो। मामला तो बहुत ही सीधा था। हम बिन वजह ही घबरा रहे थे, क्योंकि जो इसके बच्चे का पिता था उसके साथ तो उसका बचपन का ही रिश्ता तय हो चुका था। मैंने अनिल से बात की तो उन्होंने भी सुकून की सांस लिया। फिर सारा मामला ही सुलझ गया था। अगले दिन अनिल रमेश के घर गए और रमेश के मम्मी पापा से बात की। उन्होंने सारी बात बता दी। शुक्र है कि रमेश के माँ बाप ने अपने बेटे की गलती को स्वीकार किया और शर्मिंदगी भरे लहजे में बोले कि आप चिंता ना करें, कुछ साल बाद भी तो हमें तुम्हारी बहन को बहू बनाकर ले ही आना था, तो आज क्यों नहीं। इस तरह मेरी ननद एक बच्चे के साथ अपने घर विदा होकर अपने ससुराल चली गई और हमारे घर में एक बार फिर से खुशियाँ लौट आई थीं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। आप हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।